नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के बारे में बात की। कई मुद्दे जो चेंज हुए हैं, कई मुद्दे जो मुझे और आपको अट्रैक्ट करते हैं। आई बिलीव, ऐसी मेरी आशा है कि आपकी क्लैरिटी उन मुद्दों पे बनी होगी। जैसे मैं पहले भी अपने फर्स्ट वीडियो में कह चुकी हूँ कि कोई भी शिक्षा नीति एक देश का विज़न है कि उसकी शिक्षा व्यवस्था कैसे हो, किस तरह के टीचर हो, किस तरह से बच्चे किस सिस्टम को फॉलो करें, किस तरीके की एजुकेशन दी जाए, लैंग्वेज कौन सी हो, किस तरह से रिसर्च को अप्रोच किया जाए, किस तरह की हायर एजुकेशन हो, किस तरह से टीचर अपने आप को एडवांस करें। ये पूरा एक ढांचा है जो शिक्षा नीति देती है। शिक्षा नीति जो भी बातों को कहती है, जो रिकमेंडेशन देती है, वो एडवाइजरी इन नेचर होते हैं, जब तक कि राज्य सरकार या केंद्र की सरकार या दोनों मिलकर इस पर कोई ठोस नियम ना बनाएं। तो हर वो कही बात जो शिक्षा नीति को एक डायरेक्शन देती है, जब तक वो लॉ के फॉर्म में नहीं आती, तब तक कोई भी प्रदेश सरकार बाध्य नहीं है इसको लागू करने के लिए। और एक बात जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है जिस पे पूरा अधिकार है सेंटर की स्टेट को और सेंटर एंड स्टेट दोनों को नियम कानून बनाने का। तो ये पूरी तरीके से एडवाइजरी नेचर हैं जब तक कि इन्हें एक लॉ के फॉर्म में इम्प्लीमेंट ना किया जाए। तो हर वो व्यक्ति जो क्वेश्चन पूछ रहा है फेसबुक पे कि क्या पुरानी नीतियाँ पूरी तरीके से लागू हुई, ये किस तरह से आप कह सकते हैं कि इतने सालों बाद जो शिक्षा नीति आई है वो लागू होगी या नहीं होगी, तो सच मानिए ये मेरा और आपका काम नहीं है। एक पूरा सिस्टम है जो इस पर काम करता है, एक पूरा सिस्टम है जो शिक्षा नीति के फॉर्म में रिकमेंडेशन देता है। कुछ पॉलिसी में जो बातें हैं वो केवल देश को एक दिशा देने का काम करती हैं, लेकिन लागू होना और ना होना पूरी तरीके से इस बात पर डिपेंड करता है कि संसद उस पर क्या कदम उठाती है, किस तरह से उस पर नियम बनते हैं, कानून बनते हैं। और एक बार वो कानून के फॉर्म में जब आते हैं तभी मैं और आप बाध्य हैं उनको फॉलो करने के लिए। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। तो आइए आज हम आगे बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी पे हमें करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। किसी भी प्रदेश सरकार या पूरे राष्ट्र के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है, अगर आप जानते होंगे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से हर बच्चे को कोई इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, देयर रिलीजन, देयर लोकेशन, देयर फिजिकल लोकेशन, देयर जोग्राफिकल लोकेशन, हमारा उद्देश्य था कि हम बच्चों को विद्यालय तक लेके आएँ, राइट। इनवाइटिंग दी स्टूडेंट, उसके लिए कई सारे प्रावधान किए गए, कई सारी डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ लाई गई। सर्व शिक्षा के अभियान के थ्रू हमने एनरोलमेंट पे जोर दिया कि किसी तरीके से बच्चे और विद्यालय की दूरी कम हो, क्योंकि एजुकेशन किसी देश को आगे तक ले जाने का काम करती है। और अगर बच्चा स्कूल तक ही नहीं पहुंचेगा तो पढ़ाई की बात बाद में होती है, विकास की बात बाद में होती है। तो पहला टारगेट ये था कि किस तरह से बच्चों को विद्यालय तक लाया जाए, उनको इनवाइट किया जाए, उनको एनरोल किया जाए। तो हमने 10 सालों में इसको बहुत अच्छे से काम किया। आप देखिए हर प्रदेश का अपना लिटरेसी रेट अलग है, प्राइमरी एजुकेशन का लिटरेसी रेट अलग है, एनरोलमेंट रेट अलग है। अब हमारे लिए मुद्दा बनता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। नई शिक्षा नीति इस पर बहुत खुल के बात करती है और बताती है कि सिस्टम से करीबन 2 करोड़ बच्चे बहुत दूर हैं जो कभी एनरोल तो हुए थे लेकिन ड्रॉप आउट होने के कारण। ड्रॉप आउट का मतलब है जब किसी भी रीज़न की वजह से कोई बच्चा अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है। वो किसी भी स्तर पे हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है ये कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10 के बाद होता है। इसका मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने 50 बच्चे कक्षा 1 में एनरोल किए तो क्या वो 50 बच्चे कक्षा 12वीं तक जा रहे हैं? अगर नहीं पहुंच रहे, इसका मतलब हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रिड्यूस हो रहा है। तो नई शिक्षा नीति बात करती है कि विभिन्न स्तरों पे ड्रॉप आउट रेट इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से कई बच्चे जो सिस्टम का पार्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट इन दी स्कूल, वो सिस्टम से बाहर चले जाते हैं। तो ये नई शिक्षा नीति बात कर रही है कि किसी भी तरीके से कुछ भी करके इन 2 करोड़ बच्चों को जो सिस्टम के बाहर चले गए हैं थ्रू द रूट ऑफ ड्रॉप आउट, उनको सिस्टम में वापस लाना है। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आने वाले वक्त में जब आप 2 करोड़ बच्चों को वापस सिस्टम में लेके आएंगे, ड्रॉप आउट रेट को कम करना चाहते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 100% करना चाहते हैं जो अभी कम है, राइट। तो ये इंडिकेशन देता है कि आने वाले वक्त में और विद्यालय होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा
और बहुत सारे टीचर रिक्रूट किए जाएंगे। इसके साथ साथ आप देखिए जो एक बड़ा मोटिव है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को इम्प्रूव करने का, तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए। तो एक बार आपने बच्चों को एनरोल तो कर लिया, अब रिटेन करने के लिए इस नई शिक्षा नीति में बहुत अच्छी बातें कही गई हैं जिन्होंने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। आप चाहें तो 66 पेज का जो ये ड्राफ्ट है उसे खुद भी पढ़ें, ये आपको बहुत इन्हांस करेगा। आपको समझ में आएगा कि भारत की नई शिक्षा नीति एक बहुत बड़े मुद्दे पर काम करने वाली है, राइट। तो उन बच्चों के बारे में सोचिए जो काम की वजह से, भूख की वजह से, पैसों की वजह से, किसी भी रीज़न, शादियाँ जल्दी हो जाना या स्कूल रीच में ना होना, ऐसे कई हज़ारों तमामों रीज़न जो शायद मैं और आप जिनके बारे में अवेयर भी ना होंगे, उनकी वजह, उनके चलते उन्हें अपने विद्यालय छोड़ने पड़ते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, कई बार 5वीं पर, कई बार 8वीं पर, तो कई बार 10वीं पर, राइट। तो उनके बहुत सारे रीज़न को कवर अप करने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहला प्रयास जो ये शिक्षा नीति बताती है वो ये कि जब बच्चे एक बार आ गए तो उनको रिटेन करने के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के थ्रू पहले उनकी नींव बनाएं। तो कभी ऐसा ना हो कि मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो गया इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया, मुझे टीचर के पढ़ाने का तरीका समझ नहीं आया इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया, मेरे इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं कर रहा था इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया, कुछ ऐसा होता ही नहीं था जो मुझे अट्रैक्ट करे। तो आप देखिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब आप अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो फाउंडेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं, वहाँ पर पूरा फोकस है प्ले वे मेथड के थ्रू पढ़ाना, फ्लेक्सिबल सिस्टम के थ्रू पढ़ाना, ऐसे तमामों नई टेक्निक्स को इंक्लूड करना जो बच्चों की फाउंडेशन को मजबूत करें, उनको अट्रैक्ट करें और विद्यालय में बने रहने के लिए मजबूर कर दें, राइट। तो कोई डंडे वाली पढ़ाई ना हो बल्कि इंटरेस्ट वाली पढ़ाई हो। तो बहुत शुरू से शिक्षा नीति इस पे बड़ा फोकस कर रही है कि एक बार बच्चा एनरोल हो जाए तो रिटेन करना, उनको उनके रिटेंशन को बढ़ाना इतने नेचुरल तरीक़ों से हो कि ना तो टीचर को कोई प्रयास करना पड़े उनको ज़बरदस्ती विद्यालय में रोकने के लिए और ना ही बच्चा बेमन रुके। तो वो क्या करें जिसकी वजह से वो अपने आप विद्यालय में रुकने के लिए और अपनी कंटिन्यूइंग एजुकेशन को क्लास 12 तक ले जाने के लिए खुद से प्रयास करें, राइट। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे बहुत फोकस किया गया है। सच मानिए इतना ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि एक बार फाउंडेशनल लर्निंग अगर स्ट्रांग हो जाए, जो आंगनवाड़ी, बाल वाटिका या आश्रमशाला की बात की गई है ट्राइबल एरियाज़ में, उसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो टीचर होंगे उनकी ट्रेनिंग अच्छे से हो, उनको वेल प्रिपेयर्ड किया जाए, बच्चों को पढ़ाने के जो मेथड हैं वो अच्छे हों, फ्री हों, एक्टिविटी बेस्ड हों, प्ले वे मेथड के थ्रू हों, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी लोकल हो ताकि लैंग्वेज बच्चों के लिए कभी बोझ ना बन जाए, वो रिलेट कर पाएँ, वो कनेक्ट कर पाएँ और नॉर्मल एनवायरनमेंट में रह के अपने आप को कंफर्टेबल फील करें सिस्टम के साथ। फिर अगर आप इसी सिस्टम को आगे लेके जाएं तो आप देखिए बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं कि आप कंटेंट के साथ साथ करिकुलर एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करिए ताकि बच्चे पर बोझ ना हो पढ़ाई, बैग के साइज़ को कम करें, मतलब किताबें कम करें, कंटेंट वो डालें जो लोकल बच्चे अपने आप को जिससे रिलेट कर पाएँ। फिर और आप मिडिल स्कूल के बारे में बात करें तो वहाँ पर वोकेशनल स्ट्रीम को डाल दिया कि आप पढ़ाई करें, आपके सब्जेक्ट, आपकी कॉम्पिटेंसी और आपके स्किल्स सारी चीज़ें एक साथ डेवलप हों। फिर आप देखिए जब आप 10th में पहुँचे या फिर आप जब आप सेकेंडरी एजुकेशन में पहुँच रहे हैं तो आपको फ्री छोड़ दिया कि आपको जो मर्जी आया वो सब्जेक्ट पढ़िए, एक पूल ऑफ सब्जेक्ट क्रिएट होगा। और इस नई शिक्षा नीति की जो सबसे बेहतरीन बात मुझे लगी कि जहाँ जहाँ ये जिस भी लेवल पे जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं उसका एक स्ट्रक्चर भी बताते चल रहे हैं। तो नेशनल जो हमारा काउंसिल है फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ स्कूल एजुकेशन, उसको बिल्कुल डायरेक्ट इंडिकेशन है कि 2020-21 तक आप एक सिलेबस के साथ आएँ, आप करिकुलम पे काम करें, ऐसा करिकुलम जो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर बिल्कुल 12th तक बच्चे को समय के अनुसार चलने वाली एजुकेशन के लिए तैयार करें, रियलिस्टिक बेसिस पे बच्चों को तैयार करें, एक्टिविटी बेस्ड मेथड हो, कोई कंपल्शन ना हो, चॉइस हो बच्चों के पास, जो वो चाहते हैं वो पढ़ने की चॉइस हो बच्चों के पास, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं कंप्यूटर सीखें, लैंग्वेज सीखना चाहते हैं लैंग्वेज सीखें, बच्चे मैथ्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो वो करें, और हर चीज़ का बड़ा खूबसूरती से प्लान आउट किया हुआ है। तो ये पूरी कवायद केवल इसलिए है कि एक बार अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विच इज़ फाउंडेशनल लर्निंग में बच्चा एनरोल हो तो हर वो संभव प्रयास किया जा सके जिससे ड्रॉप आउट रेट कम हो, एनरोलमेंट को रिटेन किया जाए और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को इम्प्रूव किया जा सके। मतलब अगर 50 बच्चे कक्षा 1 में एनरोल किए गए हैं तो 12वीं तक वो अपनी पढ़ाई को सस्टेन करें,
ऐसी एजुकेशन हो जिसमें उनको इंटरेस्ट हो, ऐसी एजुकेशन हो जो उन्हें जॉब के लिए तैयार करे, ऐसी एजुकेशन हो जो उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तैयार करे, ऐसी एजुकेशन हो जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करे। तो पहला प्रयास ये जो किया हुआ है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, इस पर पूरी तरीके से काम करेगा। कह रहे हैं कि आप सिलेबस डेवलप करिए, एनसीईआरटी के साथ काम करिए, एससीईआरटी के साथ काम करिए और इस सिलेबस को, इस करिकुलम को हर 5 से 10 साल पे अपडेट करते रहिए, क्योंकि हमेशा नीड्स चेंज होंगी तो डिमांड चेंज होगी और बच्चों को टाइम की अकॉर्डिंग एजुकेशन दी जा सके ताकि उनको वो रेलिवेंट लगे, उनके पेरेंट्स को वो रेलिवेंट लगे और कोई रीज़न ना हो कि वो उनको ड्रॉप आउट करें। दूसरी बड़ी बात कही गई है असेसमेंट के बेस पे। तो नई शिक्षा नीति कहती है कि राउंड द क्लॉक आप जो एक समेटिव असेसमेंट करते हैं या रोट मेमोराइजेशन का असेसमेंट करते हैं, इसको रिप्लेस करिए फॉर्मेटिव एंड रेगुलर असेसमेंट से। अब मैंने जैसे आपसे कहा कि नई शिक्षा नीति में जो भी बात की जाती है उसके साथ एक फ्रेमवर्क दे दिया जाता है, एक स्ट्रक्चर दे दिया जाता है। तो यहाँ पर आ जाता है परख, जो एक नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा कि किस तरह से बच्चों के कोर कॉम्पिटेंसी को असेस किया जाए 5वीं पे, 8वीं पे, 10वीं पे और 12वीं पे, राइट। तो कोर कॉम्पिटेंसी के लिए अगर बच्चे तैयार हैं तो वो सफल कहलाएंगे, राइट। तो असेसमेंट ऐसा हो जो 360 डिग्री हो, जिसमें बच्चा खुद अपने आप को असेस करे, टीचर असेस करे, पीयर असेस करे और केवल पढ़ाई के लिए उसको असेस ना किया जाए, उसकी करिकुलर एक्टिविटी, उसके अफेक्टिव डोमेन, उसकी वो किस तरह से लीडरशिप को लेता है, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी कैसी है, राउंड द क्लॉक वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से इनिशिएटिव लेता है, तो हर चीज़ को काउंट किया जाए इस 360 मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट फॉर्मेट में। तो मुझे लगता है ये कुछ बहुत बड़े कदम हैं जो नई शिक्षा नीति जिसकी तरफ इंडिकेशन देती है, जो 100% ड्रॉप आउट रेट को कम करेगा। अब आप स्कूल एजुकेशन की बात करें तो 12वीं के बाद बच्चा क्या करेगा, इसके लिए बड़े साफ इंडिकेशन हैं। तो नई शिक्षा नीति कहती है कि एक बार बच्चा 12वीं पास कर लेगा तो उसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विच इज़ NTA एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। तो आप साइंस से हैं, आप आर्ट्स से हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपके लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रलाइज कर रहा है सिस्टम को, और उसको पास करके आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखें हायर एजुकेशन के बारे में अभी मैं लास्ट में बात करूँगी। यहाँ पर केवल इतनी समझने वाली बात है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 90% लेके आएँ या आप 60% लेके आएँ, आप पास हैं और उसके बाद अगर आप जो नेशनली ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा साल में 2 बार ये कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करेगा, आपके सब्जेक्ट की नॉलेज को टेस्ट करेगा और उसके बाद आप किसी भी डिसिप्लिन में जा सकते हैं। इसके बाद भी हायर एजुकेशन में इसका बड़ा अच्छे से ध्यान रखा गया है। चलिए यहीं फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि हायर एजुकेशन में एक बार आप जाएंगे तो क्या चेंजेस हैं। तो पहला चेंज ये कि अब किसी भी लेवल पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके परसेंटेज कम भी आते हैं, क्योंकि अब एक इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी जा रही है जिसमें आपकी योग्यता ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी, राइट। तो अगर आपने कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर लिया तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए फ्री हैं। अब आप यूनिवर्सिटी पे अगर आएँ तो आप देखें ड्रॉप आउट रेट, अगर आप 12वीं के बाद किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले भी लेते हैं और किसी भी रीज़न की वजह से आपको लगता है कि आप पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो मान लीजिए अगर आपने 1 साल ग्रेजुएशन का किया था और किसी भी रीज़न की वजह से आपकी शादी हो गई, आपको नौकरी पे जाना था, आप कोई भी सोशल एंगेजमेंट के चलते आपको पढ़ाई ड्रॉप करनी पड़ी, तो आपका वो 1 साल या 2 साल या 3 साल जितने भी साल आपने पढ़ाई करके छोड़ा है वो बर्बाद हो जाते थे। अब यहाँ पर मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्ज़िट का ऑप्शन है, जो मुझे लगता है हर भारतीय को इसको स्वीकार करना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा सिस्टम है जैसा विदेशों में भी चलता था, और एक मूवी आई थी मैं हूं ना, उसमें यही सिस्टम के बारे में दिखाया गया है। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए मैंने एडमिशन लिया किसी BA कोर्स में या BSc कोर्स में और फर्स्ट ईयर के बाद मुझे छोड़ना पड़ता है, तो अगर आपने फर्स्ट ईयर पूरी अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट का आपको एक डिग्री मिलेगी कि आपने ये किया, आई मीन टू से सर्टिफिकेशन मिलेगा। अगर आप 2 साल की पढ़ाई करने के बाद छोड़ देते हैं तो आपको मिलेगा डिप्लोमा। अगर आप 3 साल की पढ़ाई करते हैं तो आपको मिलेगी डिग्री, और अगर आप 4 साल की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं तो डिग्री विद रिसर्च आपको मिलेगी, राइट। तो क्यों, आपने 1 साल में रिसर्च का कुछ काम किया।
तो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स की बात हो रही है। आपकी जो ग्रेजुएशन होगी इसमें वक्त लगेगा, 10 से 15 साल का लगेगा वक्त, जिसमें सिस्टम अपने आप को रूटीन अप करेगा, राइट। तो ये इस तरह से हमारा ग्रेजुएशन सिस्टम हो जाएगा। फिर जिस तरह से 12वीं और 10वीं को पूरी फ्रीडम है कि वो एक पूल ऑफ सब्जेक्ट में से अपने सब्जेक्ट को चूज़ करे, ठीक इसी तरीके से अगर आप ग्रेजुएशन में आके साइकोलॉजी के साथ इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप मैथ्स के साथ कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो ये फ्रीडम है एक लर्नर को ताकि उसकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। तो ये 2 चीज़ें जिसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। तीसरा ये कि यहाँ पर अब सिस्टम, जैसे आपको जब अच्छा पढ़ना हो, आपको लगता है कि बाहर का एक्सपोजर अच्छा होता है, तो आपके देश के बच्चे जब बाहर भागते हैं तो वो रोकने के लिए सिस्टम चाहता है कि हम टॉप 100 यूनिवर्सिटी को इंडिया में ही बुलाएं। और जो यूनिवर्सिटी अभी काम कर रही हैं, तो आप देखिए अगर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है उसके साथ कम से कम 10 से 20 यूनिवर्सिटी अफिलेटेड रहती हैं, कॉलेजेस अफिलेटेड रहते हैं, वो बहुत मशरूमिंग का काम करते हैं। तो सिस्टम चाहता है, ये नई शिक्षा नीति इस बात पे फोकस करती है कि आने वाले वक्त में ये जितनी भी अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनको स्वायत्तता मिले, वो ऑटोनोमस होके फ्री होके काम करें। तो उसके लिए बिल्कुल स्टैंडर्ड होंगे। बात कही गई है नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन की, जो नेशनली सेंट्रलाइज होगा। फिर वही बात है कि जो ये रिकमेंडेशन दे रहे हैं उसके साथ एक स्ट्रक्चर भी दे रहे हैं। ये बड़ा अच्छा है कि क्या करना है और किसके थ्रू करना है, ये साफ़ है बिल्कुल, राइट। तो इस पर मेरे ख्याल से कुछ बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो हायर एजुकेशन पे जो प्रावधान दिए गए हैं, पहली चीज़ आपका जो एंट्रेंस है हायर एजुकेशन में वो एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होगा जो NTA कंडक्ट करवाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। दूसरी बात, आप मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्ज़िट के थ्रू अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आप फ्री हैं मल्टीपल सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे साइकोलॉजी अच्छा लगे तो मैंने साइकोलॉजी में MA कर लिया, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढूं, तो इसके लिए मुझे फिर से एक PG करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे भारत में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास लाखों डिग्री है, राइट। तो अब वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आपका उद्देश्य है मल्टीपल डिसिप्लिन को पढ़ना, जो अब नई शिक्षा नीति आपको दे देगी, राइट। तो बाहर के इंस्टीट्यूशन आएंगे, आप पढ़ेंगे। अब लोग इस पे अपने अपने कवायद कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ है। तो UGC एक बहुत बड़ा चेंज करने वाला भी है। अभी हमें ग्रांट मिलती है, आने वाले टाइम में ये लोन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम होगा। इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि जब तक ये लॉ के फॉर्म में ना आ जाए तब तक मेरे ख्याल से देश के लाखों लोगों को जो हायर एजुकेशन में इन्वॉल्व हैं उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट दिस कम इन द फॉर्म ऑफ लॉ, देन विल टॉक अबाउट इट। अब जो इस नई शिक्षा नीति में बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे जिसने बहुत अट्रैक्ट किया एक प्राइमरी टीचर होने के नाते, वो बात है टीचर एजुकेशन की। तो पहली चीज़ तो जब हम कह रहे हैं कि 2 करोड़ बच्चे जो सिस्टम से बाहर हैं, एजुकेशनल सिस्टम से बाहर हैं, उनको अंदर लेके आना है। तो जब 2 करोड़ बच्चे इस सिस्टम में आएंगे तो उनके लिए टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप टीचर स्टूडेंट रेशियो की बात कर रहे हैं तो 30 पे 1 का प्रावधान है। और डिसएडवांटेज जो बच्चे सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उनके लिए ये रेशियो 25:1 का है, ताकि उनको और ज़्यादा एनकरेज किया जा सके। तो अगर 30 टीचर पे और 25 टीचर पे बच्चों पे एक टीचर है तो बहुत साफ है, बहुत क्लियर है कि आने वाले वक्त में टीचर रिक्रूटमेंट बढ़ने वाला है। नई शिक्षा नीति इतनी खुल के इस पे बात करती है कि किस तरह से टीचर को रिक्रूट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 12वीं तक आपके सिस्टम में बच्चों को रिटेन करने के लिए बहुत अच्छे प्रावधान किए हैं। यहीं पर हम टीचर एजुकेशन को कनेक्ट करते हैं। तो नई शिक्षा नीति ये कहती है कि जब बच्चा 12वीं पास करे तो उनकी मेरिट के बेस पे उनको स्कॉलरशिप दी जाए कि वो टीचर बने, राइट। तो टीचर के लिए एक इंटीग्रेटेड 4 साल के कोर्स की बात की गई है। तो मान लीजिए अगर मैंने 12th में अच्छे मार्क्स लाए हैं, मेरा इंटरेस्ट है, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, तो कोई एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम हो या किसी भी थ्रू मुझे एक स्कॉलरशिप मिली और मैंने B.Ed किया, इंटीग्रेटेड B.Ed किया 4 साल का। ये नई शिक्षा नीति ये कहती है कि ऐसे लोग लोकली उनको आप एम्प्लॉयमेंट भी दीजिए, आप उनको उन्हीं के एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट दीजिए, टीचर बनाइए, ताकि लोगों के सामने एक रोल मॉडल क्रिएट हो कि इनको स्कॉलरशिप मिली, इन्होंने 4 साल की पढ़ाई की और फिर ये टीचर बनी और उसके बाद ये यहीं आ गई। तो मैं बताऊँ आपको, अगर आप 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है आप वो करेंगे, उसके बाद पहले आपने NTA किया, NTA के थ्रू आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया और उसके बाद अब आपको TET देना है, विच इज़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से लेकर 12वीं तक, चाहे आप सब्जेक्ट टीचर हैं, चाहे आप PRT हैं, चाहे आप TGT हैं, चाहे आप PGT हैं,
हर व्यक्ति को टीजीटी की परीक्षा देनी पड़ेगी, राइट। तो अभी सीटीईटी चलता है, टीईटी चलता है, ये ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन कुछ लेवल पे नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में हर किसी को टेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, प्लस इस टेट में अब इंटरव्यू और डेमोन्स्ट्रेशन भी जुड़ेगा कि कोई टीचर कितना मोटिवेटेड है, किस तरह से समाज को एक दूसरे पायदान पे ले जाने की हिम्मत रखता है, वो भी टेस्ट होगा बिफोर योर रिक्रूटमेंट। तो एक बार आप इसको क्लियर कर लेंगे तो आप बन जाते हैं टीचर। अब एक बार आप टीचर बन गए तो ऐसा बिल्कुल ना हो कि आपकी क्षमताएं ख़त्म हो जाएं, कम हो जाएं या कुंठित हो जाएं। इसके लिए इस नई शिक्षा नीति में बहुत अच्छी बात की गई है। तो पहली बात जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, विच इज़ योर CPD, दैट इज़ कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार अगर हमारे हाथ में नौकरी आ जाती है तो हमें लगता है अब हमें खुद को इम्प्रूव करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर नुकसान होता है सबसे पहले हमारा, और उसके बाद उन लाखों बच्चों का जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलता है वैसे वैसे नीड बदलती है, वैसे वैसे अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत होती है। तो नई शिक्षा नीति कहती है कि हर वो व्यक्ति जो शिक्षक है या प्रिंसिपल है और किसी भी विद्यालय में काम कर रहा है, उसको एक साल में 50 घंटे का CPD करना पड़ेगा। CPD का मतलब ये है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलप, किसी भी तरीके की ट्रेनिंग जो आपको इम्प्रूव करती है। तो वो 50 आवर्स का CPD पर ईयर इज़ इम्पॉर्टेंट, मैंडेटरी फॉर ऑल द टीचर्स। इसके बाद बात हुई है CMP, विच इज़ योर करियर मैनेजमेंट प्रोग्रेशन, जिसने मेरा दिल छू लिया है। अब आप इसको सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं उत्तर प्रदेश सरकार में काम करती हूँ, मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ। एट द मैक्स मैं अपने रिटायरमेंट से पहले मेरे 2 ही प्रमोशन हो सकते हैं, या मैं 2 ही पोस्ट पे जा सकती हूँ। या तो मैं प्राइमरी विद्यालय की हेड बन सकती हूँ, या मैं किसी जूनियर हाई स्कूल, जो हमारे 8 तक के स्कूल होते हैं, जिन्हें हम एलिमेंट्री एजुकेशन का एंड कहते हैं, तो कक्षा 8वीं तक मैं एक असिस्टेंट टीचर बन सकती हूँ, या मैं वहाँ की प्रधान अध्यापक बन सकती हूँ। ये CMP कहता है कि आपको बीइंग अ टीचर पूरे प्रावधान मिलें कि आप खुद को ग्रो करता हुआ महसूस कर पाएँ। तो जो ये ये CMP का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर आप में इच्छा शक्ति है, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी है, आप अच्छी डिग्री रखते हैं और क्षमता रखते हैं और ज़ील भी रखते हैं, तो सिस्टम आपको अपॉर्चुनिटी देगा वर्टिकल प्रोग्रेस की। मतलब भले ही आपने प्राइमरी स्कूल में अपनी नौकरी को पाया और आप अपर प्राइमरी तक पहुंच गए, उसके बाद जो हमारा TGT, PGT और अदर डिपार्टमेंट्स में भी आपके लिए ऑप्शन होंगे एज प्रमोशन। अगर आपका अप्रेजल अच्छा है, आपका काम अच्छा है, आपका काम दिखता है, आप देख रहे हैं कि आपकी जो क्षमताएं हैं, आपका जो एटीट्यूड है वो समाज को दूसरे डायरेक्शन में लेके जा रहा है और वेल नोटिसेबल है, तो उसके लिए डेफिनेटली कोई सिस्टम बनेगा जो ये इंश्योर करेगा कि आप में वो कैपेबिलिटी है। तो आपको पूरी फ्रीडम है कि आप इंटरमीडिएट स्कूल को भी पढ़ाएं, या फिर आप यूनिवर्सिटी लेवल तक भी जाएं, या आप सरकारी अन्य डिपार्टमेंट में जहां आप रुचि रखते हो और आपकी क्षमता भी है और आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है करोड़ों टीचर्स के लिए जो कंटिन्यूअस मैनेजमेंट और प्रोग्रेशन में भरोसा रखते हैं। तो एक CPD और एक CMP पे बहुत अच्छी बात हुई है। इसके साथ ही नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, ये NPST की भी बात हुई है, राइट। तो ये कहते हैं कि NCERT, NCTE मिलकर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए टीचर्स के लिए जो प्रोफेशनल एथिक्स को फिक्स करें, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचर एजुकेशन पे बहुत खुल के बात हुई है, बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है। B.Ed कैसा होगा, इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, और जब तक हम ये 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स को ना पालें तब तक 1 साल और 2 साल का भी B.Ed होगा। उसकी अपनी सिचुएशन होंगी। अगर आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री करी हुई है और उसके साथ आप 1 साल का B.Ed करते हैं तो भी आप टीचर बन सकते हैं। तो इस पर और क्लैरिफिकेशन आएगा। डाइट में जो कोर्सेज चलते हैं उनका फ्यूचर क्या होगा, क्या उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, इस पर थोड़ी कम बात हुई है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में और क्लैरिटी आएगी। तो आई होप दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। इसके साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बात की गई है जिसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो टीचर हो। प्रशासन चाहता है, शासन चाहता है, सरकार चाहती है कि आने वाले वक्त में हर कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज को एक्सेस करे। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी ट्रेनिंग दीक्षा के थ्रू हो, जो एक नेशनल पोर्टल है ट्रेनिंग का। आप ऑनलाइन कोर्सेज करें, कोडिंग में जाएं, अपने आप को अपडेट रखें, और हर वो सामग्री जो ई-लर्निंग को फैसिलिटेट करती है उस पर आपकी एक्सेस अच्छी हो। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, पेडागॉजी और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को भरपूर तरीके से प्रमोट किया गया है। तो आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो नई शिक्षा नीति में जिन पर खुल के बात की गई है, जो
ना केवल बच्चों को एम्पावर करते हैं बल्कि टीचर्स को भी एम्पावर करते हैं। बच्चे एक तरह से एनरोल होंगे, अपने आप को रिटेन कर पाएंगे, अपने आप को रियल लाइफ के लिए तैयार कर पाएंगे, अपनी चॉइस के सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे, अपनी चॉइस से हायर एजुकेशन ले पाएंगे और इसके साथ ही साथ बहुत वो कठिनाइयाँ जो उनको ड्रॉप करने पे मजबूर कर देती थी वो शायद एड्रेस की जा सकेंगी। चाहे करिकुलम हो, चाहे कंटेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे टीचर हो, हर किसी के बारे में खुल के बात की गई है। टीचर एजुकेशन पे खुल के बात की गई है। जहाँ 2 करोड़ बच्चे सिस्टम का पार्ट बनेंगे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, वहाँ टीचर का रिक्रूटमेंट भी होगा, करिकुलम पे भी काम होगा और एक फ्रेमवर्क तैयार होगा जिसमें टीचर भी एम्पावर हो और बच्चे भी एम्पावर हो। तो मुझे लगता है नई शिक्षा नीति में बहुत सारी आशाएं हैं, बहुत सारे लूप होल्स किसी भी सिस्टम में होते हैं, किसी भी प्लानिंग में होते हैं। मुझे लगता है बीइंग अ टीचर, बीइंग अ जिम्मेदार नागरिक, हमें उन मुद्दों पर देखना चाहिए जो हमको एम्पावर करते हैं। और मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ, ये केवल रिकमेंडेशन है, ये तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होती जब तक ये लॉ के फॉर्म में ना आए, राइट। तो ये कोई बाध्य नहीं है इसको तब तक इम्प्लीमेंट करने के लिए जब तक ये लॉ के फॉर्म में नहीं आते। और ये हमारा सौभाग्य है या दुर्भाग्य है कि जो भी रिकमेंडेशन दी जाती हैं सालों निकल जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट होने में। लेकिन इस बार मैं दिल से दुआ करती हूँ कि जो रिकमेंडेशन एनरोलमेंट को रोकने के लिए हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की जा रही है, जो स्वायत्तता की बात की जा रही है, जिस तरह से टीचर एजुकेशन और उनके प्रोग्रेशन की बात की जा रही है, जिस तरह से एक सिस्टम, एक कंटेंट, NCERT, SCERT, NCTE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इन सबको ज़ोर देकर बहुत प्रमोट करके इनके कार्यों को बहुत क्लैरिफाई करके लोगों के सामने तक लाया जा रहा है, ये इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखे तो मुझे, आपको और करोड़ों शिक्षकों को बहुत खुशी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसके कंटेंट अच्छे लगे, इस पे आपकी क्लैरिटी डेवलप हुई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हर उस व्यक्ति को जोड़िए, हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो इस शिक्षा व्यवस्था से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ें। मैं कोशिश करूंगी अगर कुछ ऐसा मुद्दा छूटा है जो आप तक पहुंचना चाहिए तो हम पार्ट 3 के साथ भी आएंगे। घरों में रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।